बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ खबरें बड़ी अहम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अरशद भाई की खबर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कीनिया का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी है। वो ये है कि अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया है, और बड़ा क्लियरली उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल को मनसूबाबंदी के तहत किया गया, और ये एक ऐसा वाक़या है जहाँ मनसूबे के तहत इंसानी जान को लिया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मार्टिन मावियनजीना ने पाकिस्तानी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरशद शरीफ को वाज़ेह तौर पर मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया, और कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन के सीनियर प्रोग्राम के ये मुशीर हैं, और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में पता चला है कि ये एक जुर्म था, और कत्ल से अंदाज़ा होता है कि सहाफ़ी पर नज़र रखी जा रही थी ताकि इन पर हमले का सही मौका मिले और फिर हमला किया जाए। उन्होंने कहा यह सवाल है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को कैसे मालूम हुआ कि अरशद शरीफ इसी वक्त एक मखसूस इलाके में मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि कीनिया की पुलिस ने कत्ल को गलत शनाख्त के पीछे छुपाने की कोशिश की, क्योंकि इसके कोई मुसद्दका सबूत मौजूद नहीं थे। कीनिया की पुलिस की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करने वाले मार्टिन मावियनजीना ने पुलिस को गैर कानूनी कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के लिए बदनाम करार दिया है। उन्होंने बताया कीनिया की पुलिस जो है वो दुनिया के टॉप 3 जो बदनाम तरीन पुलिस है उनमें से एक है। जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सफ़र कर रहा था वो V8 लैंड क्रूज़र थी, और जिस गाड़ी की तलाश थी वो गाड़ी कुछ और थी। और बहुत सारे और सवाल आते हैं जो उन्होंने उठाए हैं, लेकिन ये चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं। लेकिन मेरी नज़र में अरशद शरीफ का कातिल वो है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग की, अरशद शरीफ को यहाँ रहना उनके लिए मुश्किल कर दिया, जिन्होंने उन्हें UAE से निकलवाया, वहाँ भी उनको नहीं रहने दिया। अभी जो JIT है जो इसके ऊपर तहकीकात कर रही है, वो एक कमेटी बनी हुई है, वो लोग अभी दुबई में मौजूद हैं। वहाँ पे पता नहीं शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं या शवाहिद मिटाए जा रहे हैं, कुछ तो किया जा रहा है ना, वरना सारी दुनिया जानती है। मैं उस आदमी को भी जानता हूँ जो उस वक्त टेलीफोन पे सुन रहा था जब UAE की अथॉरिटीज़ मजबूर होकर अरशद शरीफ को ये कह रही थी कि आपको 2 दिन का टाइम हम दे रहे हैं, 48 आवर्स का। आप 48 घंटों में या तो दुबई को छोड़ दें, UAE को छोड़ दें, या फिर आपको हम पाकिस्तान में वापस डिपोर्ट कर देंगे। इतना खौफ फैला हुआ था और पाकिस्तान में इतना जान का ख़तरा था कि अरशद शरीफ कीनिया जैसे मुल्क में चले गए। किसी और मुल्क का वीज़ा इतनी जल्दी मैसर नहीं था। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि कभी अगर कोई बुरा वक्त आए ना और आपको ये लगे कि आपको हमें इंसाफ दिलाना है, तो याद रखिएगा, मैं आपको आज ये बात कह रहा हूं और इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा कि सिर्फ उन मुद्दइयों के पीछे जाइएगा और मुकदमात के पीछे जाइएगा जो हम पर करवाए गए हैं। लगभग 16 मुकदमे अरशद भाई पे थे, 21-22 मुकदमे मेरे ऊपर करवाए गए हैं। ये वो हैं जो हमें मिल गए हैं, जो नहीं मिले वो अलग हो सकते हैं। इन मुकदमात के पीछे जाइएगा, आपको हमारा मुजरिम मिलेगा, आपको पता चलेगा वो कौन है जो हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अभी मैंने एक ट्वीट किया था रात गए, कल परसों रात को ट्वीट किया था, तो लोगों को बहुत उसमें लोग पूछ भी रहे थे, तो मैं बता देता हूँ। मेरे घर का जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो कंप्रोमाइज़ हो गया था। हमारे कैमराज, क्योंकि ऑनलाइन भी इसके अंदर सिस्टम है, तो उनको हैक कर लिया गया था। और जब हमने एक्सपर्ट को बुलाया तो हमारा जो बाहर सायरन लगा हुआ सिस्टम है, जो बिजली वाली तारें लगी हुई हैं उनमें, जो करंट वाली तारें हैं उनमें भी वो ऑनलाइन उसका एक सिस्टम है, उसकी कमांड है जो मोबाइल से कंट्रोल की जाती है, और साथ में जो हमारे कैमराज हैं उनकी भी है। तो वो सारी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी और उसको हैक कर लिया गया था, और फिर वो हैकर पकड़ा गया और रात गए हमने फिर उन सारी चीज़ों को वापस ठीक किया। लेकिन ये चीज़ें होती रहती हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें, और ये चलती रहेंगी। मुझे पता है जिन लोगों के साथ जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो ऐसी चीज़ों के माहिर हैं और हमेशा ये चीज़ें करते रहे हैं। लेकिन हमारे खिलाफ करके क्या करेंगे? हमको मुल्क के दुश्मन थोड़ी है। हमारा तो एक इख्तलाफ राय है, 100 चीज़ों पे इत्तफाक है, सिर्फ एक चीज़ पे इख्तलाफ है जिसको रिजीम चेंज ऑपरेशन कहते हैं। अच्छा, एक अजीबोगरीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो चाह रही है कि ये लड़ाई पाकिस्तान की अफवाज की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो जाए किसी तरह। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एतराज़ात हैं वो चंद लोगों से हैं, एस्टेब्लिशमेंट के चंद ताकतवर लोगों से इख्तलाफात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के इख्तलाफात ये हैं कि आप एहतसाब नहीं होने देते थे पाकिस्तान में,
आप जो है वो उस्मान बुज़दार को हटाकर अलीम खान को वज़ीर आला क्यों लगवाना चाहते थे पंजाब में, और आप खारजी मामलात में एक छोटा मोटा इख्तलाफ था, उसकी बुनियाद पर रजीम चेंज ऑपरेशन आपने क्यों होने दिया पाकिस्तान में। ये इख्तलाफात हैं और ये चंद लोगों से इख्तलाफात हैं, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के चंद लोगों से इख्तलाफात है, एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है। इसमें पाक फौज को कहां से घुसेड़ देते हैं ये, यानी कोशिश करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के 2-4 लोग जो हैं उनको पाक फौज करार दे दिया जाए पूरा का पूरा। ये कैसे हो सकता है भाई? इदारे तो बहुत बड़े होते हैं, लोग तो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, इदारे तो वहीं रहते हैं। यानी मैं, ये तीसरा चौथा चैनल है, चौथा या पांचवां जहां पे मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे आने से और जाने से चैनल्स बंद तो नहीं हो गए, वो तो छोटे छोटे प्राइवेट चैनल्स हैं। तो इदारे तो बहुत बड़े होते हैं, लोगों के आने से लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शिकवे शिकायत वाली एक पॉलिसी चल रही है गुज़िश्ता 7 महीनों से, और तहरीक इंसाफ ही नहीं, अब पाकिस्तान पूरा का पूरा ये कह रहा है कि क्या तजर्बा किया एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में, बेड़ा गर्क इकॉनमी का करके रख दिया है। 75% से ज़्यादा पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं। इसाक डार साहब कहाँ हैं, किसी को याद है? नए नए आए थे, बहुत छलांगे मार रहे थे, मैं जी डॉलर कर दूंगा जी 100 रुपए का, मैं पेट्रोल कर दूंगा 70 रुपए का लीटर, मैं महंगाई पाकिस्तान में आधी से भी कम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जादू का चिराग रगड़ूंगा। सारा इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, अब नजर भी नहीं आ रहे, मीडिया पे भी नजर नहीं आ रहे, मुल्क में भी नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान का वजीर खजाना पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है बहुत सारे लोगों के मुताबिक। कुछ लोग कह रहे हैं दुबई में मौजूद हैं अपनी प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि बाद में भागना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा उत्थों ही जाके कम करो अपना। ये तो हालत हो गई है पाकिस्तान के अंदर। इस तरह की हुकूमत जब आप बनाएंगे तो लोग तो आपसे गिले और शिकवे करेंगे। अब ये गिले और शिकवे एस्टेब्लिशमेंट के चंद बंदों से हैं, ये किसी इदारे से या लोगों से या पाकिस्तान की अफवाज से तो बिल्कुल ही नहीं है। लोगों के, एक फौजी का क्या काम है जी? वो सरहदों के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, वो मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे जनरल शहीद हो रहे हैं, हमारे नौजवान सिपाही, मेजर, कैप्टन ये शहीद हो रहे हैं। तो उनसे लोगों का तो एक बड़ा रोमांस है, लोगों का उनसे बड़ा प्यार है। लेकिन ये हुकूमत जानबूझकर ये चाहती है कि पूरी की पूरी फौज को एक पॉलिटिकल पार्टी के और मखसूस नज़रियात की जो अवाम है उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। इससे होगा क्या? जब इन दोनों का तसादुम होगा तो इदारे का भी बहुत डैमेज होगा और उस पॉलिटिकल पार्टी का भी होगा। पॉलिटिकल पार्टीज का डैमेज तो होता रहता है, आनी जानी चीज़ है, लेकिन इदारे का डैमेज नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद लोग इस बात को समझ नहीं रहे। अब पाक फौज के साथ इजहार यकजहती की करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर दी गई है। यानी फौज के अंदर यह एहसास पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि एक तबका आपके खिलाफ हो गया, या एक पॉलिटिकल पार्टी या अवाम की अक्सरियत या एक बहुत बड़ी तादाद आपके खिलाफ हो गई है, और उस लीडर को टारगेट किया जा रहा है इस मामले में जो इस वक्त अवाम का सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है। ये बड़ी ज़्यादती है इदारे के साथ भी जो कौमी असम्बली की यह करारदाद कर रही है। यानी कौमी असम्बली के अंदर ये करारदाद पेश करके ये चाहते हैं कि फौज को यह पैगाम दें कि अवाम आपसे नफरत करती है। फौज को यह पैगाम क्यों दिया जा रहा है कि अवाम उनसे नफरत करती है? फौज को यह पैगाम नहीं दिया जाना चाहिए कि अवाम उनसे नफरत करती है। फौज एक बड़ा अच्छा इदारा है और उसको यह पैगाम जानबूझकर मौजूदा हुकूमत दे रही है। वो चाहती है कि अवाम और फौज आमने सामने आ जाएं और उनके लिए ऐसा माहौल बन जाए कि उनको अगले इलेक्शन में ना जाना पड़े। अब करारदादें पास की जा रही हैं गैर ज़रूरी तौर पे मेरे ख्याल में, क्योंकि फ़ौज के खिलाफ इस मुल्क में ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा जिसकी वजह से उनके हक में या उनके खिलाफ करारदाद पेश की जाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा कि उनके खिलाफ कोई चीज़ें हो रही हों तो आप उनके हक में करारदादें पेश करें। ये तो चंद लोगों के साथ गिला शिकवा है, फ़ौज के साथ तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की जुग्राफियाई सरहदों की महाफ़िज़ है। पाक फ़ौज के खिलाफ एक सियासी धड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है। पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ सीसा पलाई दीवार से ज़्यादा मजबूत अंदाज में खड़ी है। बल्कि इसके अलावा और भी बड़े ड्रामे कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद के अंदर बच्चों की एक रैली निकालने लगे हैं जहाँ पे पाक फ़ौज के हक में नारे लगवाए जाएंगे। इस तरह की चीज़ों की कभी पाक फ़ौज को ज़रूरत है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ये हरकतें करते हुए। कभी पटवारियों को और तहसीलदारों को पैगाम भिजवा देते हैं कि पाक फ़ौज के हक के अंदर जो है वो आप प्रोग्राम करें। कभी ये अपने वर्कर्स को कहते हैं कि तुम निकलो, निकल के पाक फ़ौज के हक के अंदर नारे लगाओ। वो 20, 30, 50 निकल के बेचारे नारे लगा रहे होते हैं। कभी ये जानबूझकर माहौल पैदा कर रहे हैं कि दूसरी तरफ का जो तबका है वो इस लड़ाई को ये समझे कि ये पाक फ़ौज और अवाम में लड़ाई है।
हालांकि ये ऐसी चीज नहीं है, मैं फिर समझा रहा हूं, ये पाक फौज में और अवाम में डिवीजन पैदा करने की एक बड़ी गंदी और घटिया कोशिश है इस इंपोर्टेड हुकूमत की। लेकिन पब्लिक इसको इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देगी। और बतौर इदारा भी चाहिए कि जनाब इनको, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान के लोग हमारे अपने लोग हैं, हम उनके बीच में से उठकर आते हैं और आकर इस इदारे में खिदमत करते हैं। लिहाजा इस किस्म का प्रोपेगेंडा करने से गुरेज किया जाए, इसको मना किया जाना चाहिए। इससे उल्टा हमारे इदारे का खुदा न खास्ता नुकसान होगा कि बच्चों से कभी निकलवा लिया जलसा, कभी कॉलेजेस में कह दिया, कभी पटवारियों को कह दिया, कभी तहसीलदारों को कह दिया। ये करके ये हुकूमत जो है वो पाक फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है। इन चीज़ों की मोहताज पाकिस्तान की फौज नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। अभी जी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कंफर्म किया है और वो बात कर रहे थे उसके ऊपर जो कानून में एक तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है आर्मी एक्ट में, लेकिन पिछले 15 दिन से काबीना का इजलास नहीं हुआ और बड़ी तलखी है इस्लामाबाद के माहौल में नए आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, एक आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक महदूद मुद्दत के लिए तौसीह दे दी जाए, यही आर्मी चीफ इंतखाबात करवा दे और जब नई हुकूमत आए तो वो आर्मी चीफ का तकर्रर करे, जो हुकूमत बिल्कुल अवामी वोटों के साथ बनी हुई हो, जो लेजिटिमेट हुकूमत हो, जो शब खून मार के ना आई हो, 2 नंबरी करके ना आई हो। लेकिन इस बात के ऊपर जो है वो अभी ज़ोर तो पैदा हो रहा है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि कमर जावेद बाजवा साहब को अभी भी एक्सटेंशन मिल सकती है और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये खारिज इम्कान है, यानी ऐसा नहीं है कि इसका इम्कान ही ना हो, इसका इम्कान बदस्तूर मौजूद है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल सकती है, क्योंकि ये एक आईनी हक है उनका और वज़ीर आज़म का भी ये हक है कि वो ये दे सकते हैं। फ़िलहाल तो वज़ीर आज़म को कोरोना है, देखना यह है कि वज़ीर आज़म अपने कोरोना के साथ अपने आप को ज़्यादा देर तक बंद रख सकते हैं या इमरान खान साहब रावलपिंडी पहुंचने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। गेम जो है ना वो सारी टाइमिंग की है। इमरान खान साहब ने इस टाइमिंग को बड़े अच्छे तरीके से खेला है, उनको कोई जल्दी नहीं थी। मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान को कोई जल्दी नहीं है और अब तो बिल्कुल ही जल्दी नहीं है। जो इकॉनमी की इन्होंने हालत कर दी है, क्या कोई भी लीडर ये चाहेगा कि वो बहुत ज़्यादा मकबूल है और वो एक ऐसी हुकूमत को गिरा दे जो बहुत ज़्यादा गैर मकबूल है और ख़ुद हुकूमत में आकर बैठ जाए और उस वक्त आकर बैठ जाए जिस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है और ये सारा का सारा मुद्दा और सारा का सारा बोझ अपने ऊपर उठा ले? कोई भी लीडर ये नहीं चाहेगा कि इनको इस माहौल में रेस्क्यू किया जाए। होना ये चाहिए कि इसहाक डार को अपनी पूरी ताकत, समझ और अपनी अकल और अपना तजर्बा इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को अब डिफ़ॉल्ट से बचाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करे ना, 1 महीना ले ले, 15 दिन ले ले, पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करे। अब तो उनकी हुकूमत को आए हुए 8 महीने होने वाले हैं, तो 7-8 महीने तो उनके लिए बहुत थे। 6 महीने में उन्होंने कहा था कि पता नहीं हम क्या कर देंगे, कौन सा तीर मार देंगे। तो अब करें और फिर एक निगरान हुकूमत बनाएं ताकि निगरान हुकूमत में भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे। उसके बाद इमरान खान साहब अगर उनको मौका मिलता है तो वो हुकूमत में आ जाएं, किसी और को मिलता है तो वो आ जाए, तो ये तो एक होगा फेयर तरीकाकार। लेकिन अगर आप अगली हुकूमत के लिए इतनी सारी माइंड्स बिछा कर जा रहे हैं तो कौन होगा जिसको जल्दी होगी हुकूमत में आने की? तो इमरान खान साहब को पहले जो गुस्सा था, पहले जो जल्दी थी, वो अब दिखाई नहीं दे रही। दूसरा, इमरान खान साहब ने यह भी देख लिया है कि यहां पे तो लोग जान से मारने से भी गुरेज नहीं कर रहे, यानी किसी किस्म का भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, गोलियां तक चलाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए मनसूबाबंदी भी की गई और किस तरीके से गोलियां चलाई गई, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ऐसी सूरत हाल में किसी लीडर को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो वेट एंड सी की पॉलिसी करेंगे, रुकेंगे और देखेंगे कि होता क्या है और जो होता है फिर उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। इमरान खान साहब के लिए विन विन सिचुएशन इसलिए है कि उन्होंने सारे ऑप्शंस तो सामने रख दिए हैं, यानी ये भी कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब अगर करेंगे तकर्रर और उनके मशवरे से आपने करना है तो फिर उन्होंने तो मेरिट पे कभी नहीं करना। तो इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन है कि वो बाद में कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जरदारी से मशवरा करना ये भी गलत है, उनके ऊपर भी केसेस हैं। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का इख्तियार भी है शहबाज शरीफ का और ये इख्तियार वज़ीर आज़म का ही है, करके देख लो तुम। तो इमरान खान साहब ने अपने लिए सारे ऑप्शंस खुले छोड़े हुए हैं और अगर एक्सटेंशन हो जाती है जनरल कमर जावेद बाजवा की तो ये फार्मूला इमरान खान साहब के खाते में इसलिए पड़ेगा कि सबसे पहले इस एक्सटेंशन की बात इमरान खान साहब ने ही की थी कि एक महदूद मुद्दत के लिए एक्सटेंशन देकर इलेक्शन करवा लें, जिसकी हुकूमत बने वो नया आर्मी चीफ तैनात कर दे। ये है जी सादी सादी बात। अब अरशद शरीफ भाई का जो आखिरी व्लॉग है उसकी अगर आप कुछ चीज़ें देखें तो मैंने वैसे ये सोशल मीडिया पे देखा अभी, तो उसमें भी उन्होंने बताया, वैसे भी देखें इमरान खान साहब की रसीदें मौजूद हैं कि उन्होंने तोशा खाना में कितने पैसे जमा करवाए।
कई दफ़ा 2 करोड़ से ज़्यादा जमा करवाए, एक मरतबा 24 लाख के करीब जमा करवाए, एक दफ़ा और पैसे जमा करवाए। तो उनके पास बहुत सारी रसीदें मौजूद थीं जो उन्होंने पैसे तोशाखाना में जमा करवाए, जो चीज़ ली उसके पैसे जमा करवा दिए, कानून के मुताबिक चीज़ खरीद ली। अब चीज़ के मालिक इमरान खान बन गए, जहाँ मर्जी बेचें, किसी को तोहफा दे दें, किसी को बांट दें, कहीं पे रख दें, कहीं पे सजा दें या किसी जगह पे बेच दें, ये उनकी मर्जी है। लेकिन क्या आपने कभी नवाज शरीफ के पास कोई रसीद देखी तोशाखाना की? क्या आपने आसिफ अली जरदारी की कोई रसीद देखी तोशाखाना की? क्या आपने सदर मुमलकत की, किसी आर्मी चीफ की या किसी बहुत बड़े और ओहदेदार की, किसी खारजा मिनिस्टर की, वज़ीर खारजा की, आपने इनकी रसीदें देखी हैं आज तक तोशाखाना की? आपने किसी की रसीदें नहीं देखी होंगी। ये तो सदके के बकरे भी जाली अकाउंटों से मंगवा लेते हैं। याद है ना आपको, ओमनी अकाउंटों से सदके के बकरे आते थे रोज़ाना सुबह ज़िबा होने के लिए। लॉन्ड्री के और नाश्ते के बिल जो हैं वो भी ओमनी के अकाउंट से जा रहे होते थे, जिन अकाउंट का एक स्कैंडल बहुत बड़ा पाकिस्तान में बना। तो नादरीन, हो कुछ भी, याद रखिएगा इमरान खान साहब के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं और उनके ऑप्शंस खुले हुए हैं, और वो इस वक्त इस हुकूमत का किया हुआ गंद इस हद तक तो उठाना चाहते हैं कि वो अपने मुल्क को, अपने लोगों को संभालना चाहेंगे, लेकिन इस हद तक नहीं उठाना चाहते कि वो सारा कुछ उन पे ही पड़ जाए। मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।